हे एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। एमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारा एनसीईआरटी का भी क्लासेस चल रहा है, ये क्लास 8 का, और आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जो आपका क्लास 8 का ही है एनसीईआरटी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। इसमें हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे चैप्टर का नाम है आपका व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है ना, तो ये आपका सेकंड चैप्टर है। तो इसमें हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी है ना, उनका शासनकाल कैसा था, उस समय क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो जैसे हम अभी आपका इस चैप्टर में आपका देखेंगे 1857 में ब्रिटिश शासन किस टाइप से था, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ओके, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, और उसके बाद देखेंगे प्लासी का युद्ध, व्यापार से युद्धों तक, मतलब ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे, ये चैप्टर में है। ठीक है, कंपनी का फैलता शासन, किस टाइप से शासन किए हैं। ठीक है, ये मतलब क्लाइव के बारे में, ये सब छोटी छोटी नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो वही जो आप ध्यान देंगे, इसमें जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको मैं हाईलाइट कर दी हूँ ताकि आप लोग को किसी टाइप का प्रॉब्लम ना हो इसमें। ठीक है, बाकी समझने के लिए आपको वही डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका ये मुगलों के बारे में, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए, मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। ठीक है, मुग़ल बादशाह में आपके जो औरंगजेब थे, ठीक है, जो औरंगजेब थे ये आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। ठीक है, मतलब जो मुग़ल बादशाह में थे, औरंगजेब क्या थे, आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे मुग़ल में, और जिनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में। और उनके मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने के लिए लगे थे। मतलब अगर कोई शासक किसी राज्य में देखना, अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है या कुछ हो जाता है, उसके बाद जो सूबेदार होते हैं, जो उनके अंडर में रहते हैं, वो अपना सत्ता दिखाने में माहिर होते हैं, वो अपना अपना दिखाते हैं, है ना, सत्ता दिखाते हैं, हमारा इतना पावर है, इतना ये है। ठीक है, उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतों में कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। ओके, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वे एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में ये इसी सब चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, क्या मतलब क्या बोला जा रहा है कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे आपके इंडिया में, भारत में, उनका कोई दिलचस्पी इस चीज़ में नहीं थी कि वो यहाँ पे कब्जा करेंगे, है ना, इतने बड़े साम्राज्य को वो अपने अंडर में लेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ वो कि उस इतने बड़े साम्राज्य के क्या हुए, स्वामी बन बैठे हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आप इसमें देखेंगे 1857 में, है ना, 1857 में कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी। ठीक है, किसके द्वारा है, हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी है ना। तो ये आप ड्राइंग में, इसमें चित्र में आप देख रहे होंगे, ये जो चित्र बनाया गया है, इसमें गिरफ्तारी की गई उनके बेटे की। औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ कि, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोही ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। ठीक है, क्या किया उन्होंने, विद्रोही ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, और उनके बेटे को जफर के सामने ही मार डाला। आप इसमें चित्र में देख रहे होंगे कि इसमें कैसे दिखाया जा रहा है। देखिए, इन्हीं के सामने इनके बेटों को क्या किया गया, पकड़ा गया और मार दिया गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद क्या है, पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, कि मतलब कैसे आया पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी भारत, ठीक है ना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। ये एग्ज़ाम में आपका आता है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, ठीक है। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। ये बिजनेस का इनका तरीका था, से बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। ओके, अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते थे, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। ओके, तो उसके बाद क्या था, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। ये आपका क्वेश्चन आता है, वो गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। आपका एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो कौन से यात्री थे, वो कौन थे जो आपके समुद्र मार्ग का पता लगाया था, है ना। तो कौन थे वो? गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे पुर्तगाली के खोजी यात्री। सीधे क्वेश्चन आएगा, पुर्तगाली के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ओके, 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए, मतलब धीरे धीरे एक एक करके सामने आते गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ों को ही खरीदना चाहती थी। ठीक है, क्या थी? एक जैसी चीज़ों को ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। ठीक है, मतलब यूरोप के बाज़ारों में क्या था, भारत में जो बने बारीक सूती कपड़े जो थे वो भारत में बहुत ज़्यादा मांग थी और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा क्या था, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। जाहिर सी बात है, अगर जिस चीज़ की मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, कीमतें भी बढ़ने लगेंगी। उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था। वे कंपनियां प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें, लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत हो गई थी। 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक क्या कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज़ डुबो देती थी। ठीक है, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिश के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था? मुश्किल होते जा रहा था। इसके बाद देखेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, क्या बोल रहा है इसमें? पहली इंग्लिश फैक्ट्री क्या है? पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में,
हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। ठीक है, आपका डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर आपको ये पूरा इसमें थॉट दे देगा, इसमें लाइन दे देगा। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, व्यापारियों को उस ज़माने में क्या कहा जाता था, तो फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस तथा जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था, यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागारों और व्यापारियों को फैक्ट्रियों के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, क्या किया, प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जिम्मेदारी भी खरीद ली। ठीक है, क्या किया, 3 गांवों की जिम्मेदारी भी, जिम्मेदारी नहीं है, जमींदारी है। ओके, जमींदारी भी खरीद ली। ओके, उसके बाद क्या है, इनमें से एक गांव कालीकता था। ठीक है, जो आज इसको कलकत्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनमें से एक गांव क्या था, कालीकता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसको कोलकाता भी बोलते हैं, है ना। अभी इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। ठीक है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी। ठीक है, उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो मद्रास के जहाज़ों के सामान जो लाते वहाँ पे, है ना, स्थानीय जो नौकाएं होती हैं उसका चित्र है ये। तो मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र है ये। ठीक है, आपके क्वेश्चन पूछ लेगा किनके द्वारा ये चित्र बनाया गया है और कौन से सन में बनाया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। व्यापार से युद्धों तक, इसको देखेंगे। व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, क्या हो रहा है, इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का क्या हुआ था, टकराव काफ़ी बढ़ गया था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। आपका ये क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें, है ना, इसमें क्या पूछेगा आपका, देखो, मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद कौन बना था, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। इसको आप ये लाइन को थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, लाइन को आप थोड़ा ध्यान देना। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी के रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसके किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। ठीक है, उल्टा ही चल रहे हैं। नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। ओके, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फूल फल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जब सरकार शुल्क हटा ले तभी व्यापार क्या हो सकता है, फल फूल सकता है, बढ़ सकता है। कंपनी की इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए
उसे अपना आबादी बढ़ानी होगी, ठीक है, उसे क्या करनी होगी, अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में आई, ठीक है। अगर आपको पूछेगा प्लासी का युद्ध कैसे जन्म हुआ, प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, तो इन टकराव के कारण हुआ। ये आपको ये लाइन को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे कठपुतली क्या होता है। कठपुतली या एक खिलौना होता है। अब यहाँ चित्र में देख रहे होंगे क्या है, रॉबर्ट क्लाइव है। कठपुतली क्या है, यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी के इशारों पर चलता है उसे मजाक में उड़ाने के लिए क्या बोला जाता है, अक्सर कठपुतली कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध देखेंगे। प्लासी का युद्ध कब स्टार्ट हुआ, तो 1756 में, 1756 में आप में ये प्लासी का युद्ध स्टार्ट हुआ था। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो अगर बोला जाएगा सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब कब बने, तो 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ओके। कंपनी की सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिबंधों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, ठीक है, कोशिश की तो मगर क्या हुआ, कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए, ठीक है। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। ये हमला बोले क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। कौन, सिराजुद्दौला जी, ठीक है। तो उसका क्या किया, हमला बोल दिया। नवाब के फौजी ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला तोड़ दिया, अंग्रेज के हथियार भी छीन लिए गए। मतलब उस टाइम क्या था, सिराजुद्दौला का बोलबाला था उस समय। जहाज को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर लिया, ठीक है। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास तैनाती कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। उसमें क्या था कि सिराजुद्दौला पावरफुल इंसान थे उस टाइम पे, है ना, उनका बोलबाला था। आइए आगे देखते हैं। इसमें ये क्या है, महान्यायालय है, ठीक है। इसमें आप चित्र देख रहे होंगे। महान्यायालय कच्छ, ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपराइट्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस के बैठकें होती थी। यह ऐसे ही एक सभा का चित्र है, ठीक है। क्या है, एक सभा का चित्र है, ध्यान देंगे। ये कौन है आपकी, ये सिराजुद्दौला जी हैं चित्र में, देखिए। तो इस सेना के नौसैनिक बेड़े की मदद से भी मिल रही थी, ठीक है। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। कब किया, 1757 में, ठीक है। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बहुत बड़ा कारण था कि उनके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफ़र, क्या किया था, मीर जाफ़र ने धोखाधड़ी किया। मीर जाफ़र की कारकुंजरियों भी थी, है ना। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ रख लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मारकर मीर जाफ़र को क्या करेंगे, नवाब बना दिया जाएगा। इसमें एक लालच दिया गया था कि सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफ़र को क्या किया जाएगा, नवाब बना दिया जाएगा। उसने क्या किया था, इसलिए युद्ध में साथ नहीं दिया था, ठीक है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, ठीक है। कंपनी की ये पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना, जैसा कि उसमें सौदा किया गया था
है ना। तो कौन बना, मीर जाफ़र नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। ठीक है। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और प्रभुता को दिखावा करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, फिर कंपनी क्या करती, जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को क्या किया, नवाब बना दिया। ठीक है, क्या किया, मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई, है ना, मीर कासिम जब परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में, ये डेट को याद रखेंगे, 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। ठीक है, मीर जाफ़र को क्या किया, दोबारा नवाब बनाया गया और नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। जो नवाब वहाँ पे बने थे क्या करते थे, हर महीने उन्हें 5 लाख रुपए चुकाने पड़ते थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। ठीक है, तो क्या किए ये लोग, 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, क्या ऐलान किए कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान देंगे, है ना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, क्या किया, 1765 में मुगल सम्राट ने अपनी कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था। ठीक है, उसे भारत से ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी बदले में खरीदारी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं थी। प्लासी के जंग के बाद ब्रिटेन के सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रहती थी। ठीक है, अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चलाया करती थी। इस कमाई से कंपनी सूती और रेशमी कपड़े खरीद सकती थी क्योंकि इनकी कमाई बढ़ गई थी, अपनी फौज को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत को भी क्या कर सकती थी, उठा सकती थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। इसके बाद क्या हुआ, कंपनी के अफसर क्या हुए, नवाब बन बैठे। इसको देखते हैं हम एक बार। नवाब बनने का क्या मतलब था, इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे और तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भी भारत के बेहिसाब दौलत जमा कर रखे थे, है ना, क्या किए थे, बेहिसाब दौलत जमा कर रखे थे। 1743 में जब 2 मिनट, हाँ 1 सेकंड देखते हैं इसमें, हाँ 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास और चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। ठीक है, जब क्या था ये 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई है ना, उस समय क्या थी, इसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में 1767 में जब वह 2
बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत 1 सेकेंड है, क्या है, 18 साल थी जब वह 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर जनरल बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत क्या हुआ, तो उसकी दौलत 40,01,102 पाउंड के बराबर थी। सोचो इसकी दौलत कितनी थी, इतनी, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, इस गवर्नर के दूसरे कार्यकाल में उसकी कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में कंपनी को सफाई देनी पड़ी थी। ठीक है, सरकार को उसकी कर अंकुत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, क्या कि उसने आत्महत्या कर ली, ये रहा इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत से सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम से जिंदगी बसर कर सके। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने यह आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारत शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। ठीक है, क्या है ये भारत शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, ये सब समझने के लिए है। जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उसी को आप क्या करेंगे, याद करेंगे। एग्ज़ाम में वही पूछा जाता है, इतने सारे को तो नहीं पूछेगा ना एग्ज़ाम में। ठीक है, लेकिन जो हाईलाइट है, बार बार बोल रही हूँ, उसको आप ध्यान देंगे। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख लें, चेक कर लें उसमें। ठीक है, कंपनी का फैलता शासन, इसको देखते हैं। कंपनी का फैलता शासन, यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया, है ना। बक्सर की लड़ाई क्या है आपका, 1764 के बाद कंपनी ने, ये रहा आपका, इसको भी याद करेंगे। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। ठीक है, कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, ये ध्यान देंगे। उसके बाद क्या, उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ों में भी कंपनी अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी, है ना। तो सहायक संधि कौन थोपा, तो ये रियासतें अंग्रेजों ने थोपी थी। ठीक है, कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। ठीक है, नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा भी देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। मतलब इतना ज़्यादा अत्याचार था, है ना। क्या करती थी, अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था, उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया था, है ना, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे।
ठीक है, क्या किए थे वो, पैसा अदा करने में चूक गए थे, तो इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके भी छीन गए। मतलब उस समय अगर थोड़ा सा भी चूक गए थे तो वहाँ के इलाके क्या किया करते थे लोग, अपने हाथ में ले लेते थे। ठीक है, ये आप चित्र में देख सकते हैं। इसमें अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दौला, है ना, चित्र है। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला के ज़्यादातर अधिकतर छिन गए थे, लेकिन वहाँ के रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। इसको हम इतना यहाँ से कल हम पढ़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कल हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। शेर ए मशहूर कैसे न जाना गया इनको, है ना, ये आपके टीपू सुल्तान है। ठीक है, ये क्या है, ये टीपू सुल्तान है। इनको शेर ए मशहूर क्यों कहा जाता है, इनकी एक कहानी है कि ये एक जंगल में गए थे, वहाँ पे जब युद्ध चल रहा था, मतलब गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि शेर था वहाँ पे, इनके ऊपर हमला किया था, तो ये उनसे हारे नहीं, वो शेर से भी लड़ लिए थे, है ना, इसमें ये चीज़ है, ध्यान देंगे। ठीक है, इस सब को हम कल देखेंगे इस वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।